आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गढ़वाल के पंवार राजवंश की। गढ़वाल के पंवार राजवंश की शुरुआत हम कल से कर चुके हैं उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत, और इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं गढ़वाल के पंवार राजवंश के अंतर्गत महाराजा जयपाल की, जिनका समय पीरियड है 1490 से 1519। समझ रहे कि नहीं? ठीक। देखो, अगर मैं अजयपाल की बात करूं तो अजयपाल को गढ़वाल में पंवार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि अजयपाल से पहले के जितने भी राजा हुए वो इतने ज्यादा प्रभावशाली राजा नहीं थे। समझ रहे हो नहीं? लेकिन अजयपाल ऐसा राजा था जिसने उस दौर में गढ़वाल में फैले हुए 52 गढ़ों को जीतकर अपना राज्य पूरे गढ़वाल तक फैला दिया था, और संपूर्ण गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का कार्य जिसने किया वो थे महाराजा जयपाल। इस वजह से अजयपाल को पंवार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोबारा बोलो तो, पंवार राजवंश का वास्तविक संस्थापक। आप जानते हैं गढ़वाल का पंवार राजवंश, जिसका टाइम पीरियड 888 ईस्वी से लेकर के और 1949 ईस्वी तक था, और ये पूरे उत्तराखंड का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला साम्राज्य रहा, मतलब शासक रहा, या इसे बोल सकते हैं ये राजवंश रहा। समझ रहे नहीं? ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं महाराजा जयपाल के अंतर्गत? पहले हम पढ़ेंगे महाराजा जयपाल का इतिहास किस तरीके का रहा। दूसरा, हम उनके उपनामों पर भी थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा अजयपाल का प्रशासन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशासन के अंतर्गत हम पट्टियों की बात करेंगे, कैसे अजयपाल ने पट्टियों में साम्राज्य को बांटा। मापतौल प्रणाली को कैसे उन्होंने सुधार किया, इस पर बात करेंगे। कैसे उन्होंने समाज में एक प्रथा लेकर के आई, सरोला ब्राह्मण प्रथा, जिससे समाज में भेदभाव समाप्त हुआ। सीमा सुधार किस तरीके से किया जयपाल ने, इस पर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। और चौथा पॉइंट होगा कि अजयपाल ने स्थापत्य के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में क्या काम किया, उस पर भी हम बात करेंगे। और पांचवा जो है वो अजयपाल राजधानी परिवर्तन किस तरीके से किया, और क्या इसका दूरगामी असर हुआ अजयपाल की राज्य पर, उसकी राजनीति पर, इस पर भी बात करेंगे। यानी टोटल हम आज 5 मुद्दों पर, 5 पॉइंटों पर बात करने वाले। समझ रहे कि नहीं? ठीक। आइए इतिहास पर बात करते हैं। अजयपाल का इतिहास कैसे रहा। देखो, अजयपाल 1490 में गद्दी पर बैठे। इनके पिता का नाम आनंदपाल द्वितीय था, और उनके बाद जो है आनंदपाल द्वितीय के बाद जगतपाल, और उसके बाद अजयपाल की बारी। अजयपाल गद्दी पर बैठे। जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने सपना देखा कि मैं संपूर्ण गढ़वाल में जितने 52 के 52 गढ़पति हैं, मैं उनको जीत कर, क्योंकि खुद तो 51 एक तो वो थे, मान ले 51 के 51 गढ़पतियों को जीत करके मुझे पूरे गढ़वाल को एक सूत्र में बांधना है। आप जानते हैं ये प्रयास उससे पहले भी इष्टगण जो था वो किस वंश का था? कत्यूरी राजवंश का। उसने भी कोशिश करी थी। और आप ये भी जानते हैं कि कल हमने कहा था अनंतपाल, इनसे पहले अनंतपाल भी ये कोशिश कर चुका था कि मैं गढ़वाल के जितने भी 52 गढ़ हो उनको जीत कर एक सूत्र में बांधूं। उनसे उतना कार्य हो नहीं पाए, लेकिन छोटी मोटी कोशिश अनंतपाल कर चुके हैं। उसके बाद जो है अजयपाल जो थे, जब वो गद्दी पर बैठे तो उनका सपना जो मैंने अभी आपको बताया कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतना था और उन सभी का एक छत्र राज यानी राजा बनना था। 1490 में जब वो गद्दी पर बैठे तो 1 साल बाद उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया कुमाऊं में चंपावत का राजा। कहां का राजा? चंपावत। देखो, पहले चंद्ररोप चंपावत में उनका राजधानी थी, बाद में वो अल्मोड़ा ट्रांसफर हो गए थे। तो चंपावत के राजा कीर्तिचंद, नाम क्या है? कीर्तिचंद पर उन्होंने आक्रमण किया। कई लोग कहते हैं कि अजयपाल ने आक्रमण किया, कई कहते हैं कीर्तिचंद। हम मान लो कि कीर्तिचंद ने आक्रमण किया। सबसे पहले चांदपुरगढ़ पर। किस पर आक्रमण किया? अब आपके सामने पहला ही प्रश्न, कुमाऊं का वो चंद्रवंशी शासक जिसने सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण किया वो था कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद ने आक्रमण किया और पहले ही युद्ध में अजयपाल हार गया। क्या हुआ? अजयपाल युद्ध हार गया। ठीक है। अब देखो, जो आदमी इतना बड़ा सपना लेके चल रहा है वो पहले युद्ध में डिप्रेशन में पड़ गया। उसने कहा यार, मैंने तो सोचा था मैं इतना बलशाली हूं, मैं जीत जाऊं, लेकिन यह पहला ही युद्ध हार गया। तो अब इसके पीछे एक वहां स्थानीय क्षेत्र में भी, हमारे राज्य में छोटी मोटी कहानियां प्रचलित है। कहते हैं कि जब युद्ध हुआ
तो उसके बाद बड़ा डिप्रेशन में आ गया कौन, अजयपाल। और वो चमोली में ही एक गढ़ पड़ता लोहाबगढ़। कौन सा गढ़, लोहाबगढ़, नेगी लोगों का गढ़ है। उसके नजदीक एक गुफा में गया और उसने भगवान शिव की तपस्या करी। और कहते हैं कि भगवान शिव की तपस्या करने के बाद उसे भगवान शिव ने अपना दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन गया। कौन, अजयपाल। ठीक है, बेचारा उसके बाद उस डिप्रेशन से उबर आया, और उबरते ही ठीक दूसरे साल 1492 में, 91 में कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। अब अजयपाल ने चंपावत पर आक्रमण किया। समझे, क्योंकि अजयपाल राजा कहाँ का है, चांदपुरगढ़ चमोली का, और कीर्तिचंद कहाँ का है, चंपावत का। उसने कर दिया कुमाऊं पर आक्रमण, चंपावत पर। पहला ही दूसरा प्रश्न आपके सामने, प्रथम पवार वंशी शासक जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, और वो कौन था, अजयपाल। पहला युद्ध हार चुका है, दूसरे युद्ध में उसने कीर्तिचंद की कमर तोड़ दी और उसे हरा दिया। किसको, कीर्तिचंद को, जीत गया दूसरा युद्ध। अब जो है उसके बाद अजयपाल के हौसले बुलंद हो, उसने धीरे धीरे करके, पहले ये उस ऊपरी हिसाब, ये समझ लो नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो उत्तरी गढ़वाल के हिस्सों को उसने धीरे धीरे करके ऊपरी गढ़ों को जीतना शुरू कर दिया। जैसे नागपुरगढ़, जैसे हमारे यहाँ पड़ता कंडारागढ़, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके वो जीतता चले गया। समझ गए, पहले उसने उत्तरी गढ़ जीते, फिर उसके बाद दक्षिणी गढ़ जीते। दक्षिणी गढ़वाल में अधिकतर गढ़ अश्वालों के पास हुआ करते थे। किसके पास, अश्वालों के पास। देखो ये गढ़ जो होते अलग अलग गणपति होते, जैसे हमारे कंडार है तो कंडारी, लोहाबगढ़, अभी मैंने बात कहा नेगी गढ़, नेगी लोग होते थे, उनका था लोहाबगढ़। आप समझ रहे कि नहीं। परमारों के पास कौन सा गढ़ था, चांदपुरगढ़। उसी तरह बहुत सारे गढ़ थे, 52 गढ़ों की बात हो रही थी। पहले उत्तरी गढ़वाल के गढ़ जीते, उसके बाद दक्षिणी गढ़वाल के मैक्सिमम गढ़ों को जीतने की शुरुआत करी। अभी पूरे गढ़ नहीं जीते थे, अभी पूरे गढ़ नहीं जीते थे, लेकिन एक काम वहां पर यह हो रहा था, अजयपाल ने श्रीनगर में, अभी मैं राजधानी बदलाव पर बात करूंगा, लेकिन मैं बीच में एक पॉइंट नहीं लाना चाह रहा हूं, इसलिए समझो यहाँ पे। अजयपाल ने श्रीनगर में, क्योंकि काफी गढ़ अजयपाल जीत चुका था, अजयपाल ने श्रीनगर में एक सभा बुलाई, एक सम्मेलन बुलाया। किसका, गढ़पतियों का। और उस सम्मेलन में लोगों को कहा आओ और मुझे अपना राजा स्वीकार करो। क्योंकि अजयपाल इस श्रीनगर में जब उसने सभा बुलाई तो वो अपने आप को महाराजा घोषित करने वाला था। महाराजा का मतलब होता राजाओं का भी राजा। उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, आप समझे कि नहीं। और काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने आए और जो है ऑटोमेटिक जो है वो अजयपाल की अधीनता स्वीकार कर दी, क्योंकि अजयपाल बहुत सारे गढ़ों को जीत चुका था। अब मैं एक एक गढ़ों पर बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो पेपर में भी नहीं पूछे जाते। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि उन 52 गढ़ों में कौन से गढ़ पे कौन से लोग राज्य में थे, तो उसकी मैं लिस्ट आपको बता दूंगा 52 गढ़ों की। समझ रहे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक सभा बुलाई, बहुत सारे गढ़पति आए और उन्होंने जो है जयपाल की अधीनता स्वीकार कर दी। ठीक है, कुछ कुछ के साथ कूटनीति रची, कैसे भी करके अधीनता। एक गढ़पति, अब वो गढ़पति कहाँ था, आप जानते हैं यहाँ गंगोत्री से एक नदी आती है जो उत्तरकाशी होते हुए टिहरी आती है यानी, और इस नदी का नाम है गंगा। क्या नाम है, गंगा। और इस गंगा नदी के दाहिने क्षेत्र पर एक गढ़ हुआ करता था और उसका नाम था उप्पूगढ़। क्या नाम था, उप्पूगढ़, उप्पूगढ़। और इस उप्पूगढ़ पर चौहान वंशी राजाओं का यानी चौहान वंशी शासकों का शासन था, चौहान वंशियों का शासन था। और इस उप्पूगढ़ का जो राजा था उसका नाम था कप्पू चौहान। क्या नाम था, कप्पू चौहान। एकमात्र बंदा जिसने सीधे सीधे मना कर दिया जयपाल को कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता। उन्होंने एक लाइन कही है, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने एक लाइन कही कि मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, मैं मर जाऊंगा मगर सिर नहीं झुकाऊंगा। तो जयपाल ने कहा ये तो बड़ी भयंकर बात है, क्योंकि मेरे साथ तो करीब 30-35 से ऊपर गणपति आ गए हैं, और चलो 40 ही आ गए होंगे, और इतने बड़े गणपतियों की सेना लेकर अगर मैं उप्पूगढ़ पे टूट पड़ा तो उप्पूगढ़ तो विनाश हो जाएगा। ये पागल आदमी है क्या। बहुत समझाने की कोशिश करी, आजा भाई मेरी अधीनता स्वीकार दे। उप्पूगढ़ के गणपति ने मना कर दिया। इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप देख लेना। उन्होंने मना कर दिया। अब उनकी माता जो थी उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान की माता, उन्होंने बड़ा समझाने की कोशिश करी कि भाई तू
मत कर इतने बड़े साम्राज्य के गणपति से, इन गणपतियों के गणपति से लड़ाई मत कर, तू हार जाएगा। उनका मैं नहीं जानता, मैं जीते जी अपनी आजादी नहीं दे सकता, जिसको मैं स्वतंत्र रहने वाला आदमी। हो गया। गंगा नदी को पार करके उप्पूगढ़ पर आना था युद्ध करने के लिए अजयपाल ने। ऐसी चाल चली कप्पू चौहान ने, उस गंगा नदी का जो झूला पुल था उसको तोड़ दिया। और तोड़ा क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अजयपाल की सेना पुल बना देगी। उसे जब तक पुल बनाती मैं अपनी सेना को बढ़िया सा तैयार कर देता। सेना वही हुआ, अजयपाल ने पुल लगाया, युद्ध करने के लिए आ गया। उप्पूगढ़ में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ, ध्यान से सुनना, जब युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में जाने से पहले कप्पू चौहान की माता जी ने, जो राजमाता थी, उन्होंने सेनापति को बुलाया। सेनापति का नाम था देबू। क्या नाम था? देबू था सेना। देबू को बोला, देख भाई, चांसेस ज्यादातर ये है कि कप्पू चौहान हार जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेना अजयपाल के, उसके सामने तो वैसे ही नहीं टिकेगा। और अगर जब तुझे ऐसा दिखे कि कप्पू चौहान युद्ध में मारा जा चुका है, तो तू ये सोचना आके मुझे दे देना। क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब राजा महाराजा किसी दूसरे राज्य को जीते थे तो वहां की महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। तो राजमाता ने कहा कि मैं ये दुर्व्यवहार होने नहीं दूंगी, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं अपने महल में आग लगा दूंगी। आप समझे कि नहीं? हो गया। युद्ध भयंकर चल रहा है। इधर एक वक्त ऐसा आया जब कप्पू चौहान सेना के बीच में घिर गया और काफी देर तक सेना के घेरे से बाहर नहीं आया, और वहां अंदर देबू एंट्री नहीं कर पाया। तो देबू को लगा कि अजयपाल कप्पू चौहान मारा जा चुका है, काफी देर हो गई। और उसने ये सूचना जाकर के राजमाता को दी कि भाई कप्पू चौहान मारे गए। वो गलत सूचना दे दी उसने, वो सस्पेक्ट में हो गया, उसको ये लगा कि मर गया। अब जो है वो सूचना दे दी। राजमाता ने पूरे महल पर आग लगवा दी। इसे उत्तराखंड का पहला जौहर कहा जाता है। जौहर ज्यादातर आप राजपूत रानियों का देखोगे, क्या बोलते हैं इसके, राजस्थान के क्षेत्रों में, जब अपनी अस्मिता बचाने के लिए रानियां महल को आग लगाया करती थी, उसे जौहर कहा गया। इसे भी उत्तराखंड का संभव तो पहला जौहर कहा गया। समझे कि नहीं? अब जीत गया कौन? कप्पू चौहान। और जीत के जब बाहर आया, बहुत वीर आदमी, इतनी बड़ी सेना हरा दी भाई, और जीत के जब बाहर आया और बड़ी खुशी से अपने महल की ओर जा रहा था, तो देखा तो अपना महल जल के राख हो गया। जिसके लिए मैं लड़ रहा था, भाई आदमी किसके लिए करता? अपने मम्मी पापा, अपने सगे संबंधियों के सामने दिखाने के लिए करता है। अब वही नहीं है तो किसको दिखाए? तो कुछ बनना चाहता तो किसके लिए? उन्हीं लोगों के सामने के लिए। जब वही नहीं तो किसको दिखाए? उस जगह जिनके लिए मैं लड़ रहा था, जिनकी आजादी के लिए मैं झुक नहीं रहा था, वही खत्म हो गया। वो बेहोश होकर गिर गया नीचे धरती पर। कौन? कप्पू चौहान। कप्पू चौहान को पकड़ा गया, लाया गया श्रीनगर। श्रीनगर में महल में क्या बोलते हैं उसके दरबार में अजयपाल के लाया गया कप्पू चौहान। थोड़ी देर में पानी के छींटे छूटे मारे, बंदा खड़ा हो गया। कहां है? तो बंधक के रूप में खड़ा अजयपाल के। अजयपाल ने कहा उसे, अभी भी सुन ले, अगर तू चाहता है कि तेरा पूरा गढ़ मैं तुझे वापस दे दूं, जितना राजपाट हो सारा मैं तेरे वापस दे दूं, तो तू मेरे सामने झुक जा। उन्होंने कहा झुकने का तो प्रश्न ही नहीं है। जिनके लिए झुकना था तो वो नहीं, मैं तब नहीं झुका तो अब क्या झुकूंगा। उन्होंने कहा मुझे झुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो उन्होंने कहा नहीं झुकेगा तो बोले, तो अगर ऐसा करो, इसकी गर्दन ऐसे काटो कि इसकी गर्दन कट के मेरे पांव में झुक जाए, गिर जाए और ये मेरे सामने झुक जाए। तो बोला गया किसी दरबारी को, आया सेनापति, उसने तलवार लेकर के आया, उसने काटी कप्पू चौहान की गर्दन। कहते हैं जब वो गर्दन काट रहा था तो उसने उस समय क्या किया, चुपके से कप्पू चौहान ने, क्योंकि नदी किनारे था तो रेत थोड़ा मुंह में डाल दी, यहाँ पे अटक गई। ऐसे रोक लेते ना हम लोग, तो यहाँ पे अटक गई रेत। और जब उसने वो गर्दन काटा तो रेत में हल्की सी धस गई तलवार, और उसने झटका मारा तो आगे की तरफ न गिर के गर्दन पीछे की तरफ गिर गई। है या नहीं? मतलब बंदा मरने के बावजूद भी अजयपाल के दरबार में चरणों में उसकी नहीं हारा। इसलिए नरेंद्र सिंह नेगी ने गाना लिखा हुआ है, काटी भी सिर ने झुके कन रेहुल स्वाभिमान। ऐसे तो लिखा हुआ उन्होंने, बहुत शानदार, तो बहुत बड़े वो है, इतना शानदार उन्होंने लिखा। तो वहां पर अजयपाल भी बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा, हे वीर, तू जीता और मैं हारा।
कहते हैं कि अजयपाल ने कप्पू चौहान की अंतिम यात्रा में खुद कंधा लगा करके उसको श्रद्धांजलि दी थी। किसको? कप्पू चौहान। बड़ी और भी कई ऐसे गढ़ थे जिनमें थोड़ी बहुत समस्या आई, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आई उप्पूगढ़ को जीतकर। और उप्पूगढ़ जीतने के बाद अजयपाल ने युद्ध से तिलांजलि दे दी। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या कहा? अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना बड़ा युद्ध होने के बाद जब उसने युद्ध छोड़ दिया, इसीलिए इतिहासकार अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहते हैं। जिस तरीके से अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद युद्ध से तिलांजलि दे दी थी, अब मैं जिंदगी में युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसी तरीके से अजयपाल ने भी उप्पूगढ़ जीतने के बाद युद्ध को छोड़ दिया। इसीलिए उनकी तुलना इससे कर दी, इसकी तुलना उनसे कर दी गई है और अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा गया। मेरी बात समझ रही नहीं? बोलो जल्दी बताओ। ठीक। अब तो ये था भाई अजयपाल। जब उन्होंने युद्ध बंद कर दिया अजयपाल ने, उसके बाद वो अपने श्रीनगर आ गए और उन्होंने जो है अजयपाल ने नाथपंथी, शैव संप्रदाय में नाथपंथी लोग होते हैं, नाथपंथी जो है संप्रदाय को उन्होंने उसका शिक्षा ग्रहण की, नाथपंथी संप्रदाय के अनुयायी बन गए। नाथपंथी संप्रदाय में 10 संस्थापकों में एक नाम किसका आता है? अजयपाल का भी नाम आता है। इसीलिए कई जगहों पर अजयपाल के लिए आदिनाथ भी नाम दिया गया। क्या दिया गया? आदिनाथ भी नाम दिया गया। ये थे अजयपाल। अजयपाल का के अगर मैं बारे में बात करूं तो उत्तराखंड के जितने भी साबरी ग्रंथ है, साबरी मतलब तंत्र मंत्र वाले, उन ग्रंथों में अजयपाल का नाम आता है। एक और भी रानी का नाम आता है, रानी कर्णावती का। साबरी ग्रंथों में इन दो का नाम आता है, कर्णावती का और इधर अजयपाल का। आप देखोगे गांवों में पूजा पाठ जब होता है तो अजयपाल की दुहाई दी जाती है। तो अजयपाल की दुहाई मतलब कसम दिलाई जाती है, जैसे भूत पिशाच के ऐसे करते हैं ना, अजयपाल की दुहाई दी जाती मंत्र तंत्रों में। तो वो थे अजयपाल, जिन्हें आप आदिनाथ भी नाम दे सकते हैं। और इन्होंने नाथपंथी संप्रदाय क्या कर दिया था कि अनुयायी वो बन गए थे। आपको समझ में आई इतिहास के बारे में? इस तरीके से 52 गढ़ों को जीत करके उन्होंने अपने आप को महाराजा की उपाधि धारण की और उन्हें कहा गया महाराजा अजयपाल। क्या ये कहानी समझ में आई? बोलो। अब दूसरा पॉइंट, अजयपाल के उपनाम। मैं पहले नाम पर तो आपकी बात कर चुका हूं कि पहला उपनाम क्या था बाबू? अशोक। पहला उपनाम क्या था? अशोक। और दूसरा इनका उपनाम है गढ़वाल का या उत्तराखंड का नेपोलियन। क्या नाम है? नेपोलियन। नेपोलियन कहां का था? फ्रांस का। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे युद्ध लड़े, समझे? बहुत सारे युद्ध लड़े। उसी तरीके से अजयपाल जो गढ़वाल का शासक है, उसने भी 52 गढ़ों को जीतने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। इसलिए उस नेपोलियन की तुलना इनसे की गई अजयपाल से। इसलिए उत्तराखंड का या गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहते हैं? अजयपाल को कहते हैं। दूसरा नाम आपको पता चल गया। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? और गढ़वाल का या उत्तराखंड का नेपोलियन अजयपाल को कहा। तीसरा इनका नाम मैं ऐसे ही बोल देता हूं, एक ग्रंथ है मानवोदय काव्य। क्या नाम है? मानवोदय काव्य। इसी में अब 2-4 दिन में मैं आपको पवार वंश में पढ़ाऊंगा। कवि भरत उन्होंने मानवोदय काव्य की रचना, वो बड़े प्रभावित हुए अजयपाल से। उन्होंने अजयपाल को युधिष्ठिर नाम दिया। क्या नाम दिया? धर्म वर्म वाले काम के उन्होंने, अभी मैं आप दिखाऊंगा आपको कि कैसे उन्होंने मापतोल प्रणाली में सुधार किया। उन्होंने युधिष्ठिर कहा, इंद्र कहा, कृष्ण कहा, भीम कहा, अलग अलग नामों से उन्होंने किसको संबोधित किया? अजयपाल को। क्या ये दूसरा पॉइंट उपनाम वाला खत्म हुआ कि नहीं? तीसरा पॉइंट, अब आते हैं अजयपाल के प्रशासन के बारे में। आइए, प्रशासन कैसा रहा अजयपाल का? अजयपाल के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहला काम अजयपाल ने किया कि उसने अपने साम्राज्य को पट्टियों में बांटा। किसमें बांटा? पहले पट्टियां नहीं होती थी, अजयपाल ने शुरुआत की पट्टी। आप देखते होंगे पौड़ी में पट्टियां हैं, टीरी वाले ज्यादा पट्टियों की बात करते हैं, बोलते कि नहीं? जैसे बच्ची ने कहा तुम कौन सी पट्टी बेटा? है केमा पट्टी। तुम्हारी है मवालसियों। अच्छा, और तुम्हारी बेटा? सांवरी। तुम्हारी है नैलचामी। हाँ, जैसे हमारी नागपुर पट्टी। तो किसने बांटा पट्टियों में? साम्राज्य को पट्टियों में बांटने का काम किया अजयपाल ने, पहला प्रशासनिक काम। दूसरा, मापतोल प्रणाली में चेंजेस की। देखो, पहाड़ों में आज भी शादी अगर हमारे यहाँ होती है तो हमारे यहाँ ये नहीं बोलते कितने किलो चावल लगाने हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कितने पाथे चावल लगाने हैं, कितने पाथे का आटा गूंदना है।
समझ रहे कि नहीं? ये पाथा क्या है? देखो, एक तांबे का बर्तन होता है जिसे हमने क्या नाम दिया, जल्दी बताओ तो? पाथा। लगभग ऐसा, ऐसे होता भाई, होता कि नहीं? ऐसा एक बर्तन होता है जिसे हम कहते हैं पाथा। क्या कहते हैं? पाथा। और एक पाथा का मतलब होता है 2 किलो। एक पाथा मतलब 2 किलो। लेकिन उस दौर में लोग जो थे अपने अपने हिसाब से पाथा बनाते थे। कोई 1 किलो का, कोई 1.5 किलो का, कोई 2 किलो का। और उस दौर में जो चलता था विनिमय, जो चलता था वो विनिमय कैसा चलता था? वस्तु विनिमय। मतलब जैसे आज होता है रुपये दो और सामान खरीदो, उस दौर में ऐसा नहीं होता था। उस दौर में कोई चीज मैं तुम्हें दूंगा, कोई तुम हमको दो। जैसे मुझे चावल चाहिए, तुम्हें गेहूं चाहिए, तो मैं तुम्हें चावल दूंगा, तुम मुझे गेहूं दोगे। लेकिन लोग उसमें झोल मुटोल कर देते थे। उन्होंने प्रशासन सुधारने के लिए एक मापक पाथा का निर्माण किया, मापक पाथा। और उस मापक पाथे को नाम दिया ध्यूली पाथा। क्या नाम दिया, जल्दी बताओ? ध्यूली पाथा। इस ध्यूली पाथा का वर्णन जो है, आप देवलगढ़ अभिलेख जो अजय पाल का है उसमें भी इस ध्यूली पाथा का वर्णन किया गया। अब उन्होंने कहा जो भी विनिमय होगा वो इस ध्यूली पाथा के माध्यम से होगा। यानी मैं बोलूंगा भैया तू मुझे 2 किलो ध्यूली पाथा चावल दे और मैं तुझे 2 किलो ध्यूली पाथा उसके बदले गेहूं देता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नॉर्मली एक पाथा बराबर कितने किलो? 2 किलो। अब आपको मानक समझ में आ गया? ये उन्होंने सुधार किया। तीसरा पॉइंट, उन्होंने सीमाओं में बड़ा सुधार किया। अगर और इन्होंने अपनी सीमाओं पर चौकियों का निर्माण किया। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। इसीलिए हमारे पहाड़ों में कहते थे क्या? अजय पाल का ओडा। क्या कहते थे? अजय पाल का ओडा। इतनी उन्होंने प्रभाव। अब तुम सोचो सर ओडा क्या हुआ था? देखो पहाड़ों में अगर आप देखोगे खेत जो होते खेत, तो खेत में अगर 2 भाइयों के बीच में बंटवारा होगा तो बीच में पत्थर गाड़ देते हैं। देखा आपने? उस पत्थर को भगवान माना जाता है तो उसे बोलता है ओडा। क्या कहते हैं? ओडा। तो उसको कोई हिलाता नहीं है, कहते हैं उसको हिलाओ, उसके इधर उधर खिसकाओगे तो भगवान को खिसकाओगे। उसी तरह उन्होंने अपनी सीमाओं को इस तरीके से निर्धारित किया कि भैया ये ओडा गाड़ जाए, इधर अजय पाल का राज्य है, गलती से भी मत घुसना। तो अपनी सीमाओं को इस तरीके से सुरक्षित किया जिसे नाम दिया गया अजय पाल का ओडा। याद रहेगा कि नहीं? ठीक। अब ये सीमा सुधार की बात होगी। अब चौथा पॉइंट पर हम आते हैं। अच्छा एक पॉइंट रह गया, सरोला ब्राह्मण प्रथा। उधर पहले होना था, मेरे ध्यान हट गया। सरोला ब्राह्मण प्रथा है क्या? देखो समाज में क्या था, एक बड़ी विचित्र व्यवस्था थी। ब्राह्मण या उच्च वर्ग के जो लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों के हाथ से भात नहीं खाते थे। अभी कुछ समय पहले तक हमारे गढ़वाल में भी ये प्रथा थी, लोग भात नहीं खाते थे। हाँ सच बोल रहा हूं आपको। अभी भी कई लोग हैं गांव में ऐसे कि जो रोटी खा लेंगे लेकिन भात नहीं खाते नॉर्मल किसी के। अब इस व्यवस्था, क्योंकि भेदभाव वाली व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था में एक समस्या बड़ी भयंकर आती थी। कौन सी समस्या? सैनिक अभियानों में। सेना अभियान में आप जा रहे हो और वहां यह दिक्कत क्या हो जाती थी? वहां दिक्कत ये होती थी कि आपस में भेदभाव जो थे, कोई चावल ही नहीं खा रहा कई महीनों तक, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं खाता। समझ रहे कि नहीं? और इसकी वजह से सेना पर बड़ा असर पड़ता था, आपस में भेदभाव होता था। अजय पाल ने इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक प्रथा चलाई, सरोला ब्राह्मण प्रथा। आज भी पहाड़ों में सरोला ब्राह्मण उनको कहते हैं जो भात बनाते। उनका मुख्य काम है भात बनाना। क्या काम है? हाँ, जैसे पूजा वाले पंडित अलग है और भात बनाने वाले पंडित अलग। तो स्पेशल वर्ग बनाया गया ब्राह्मणों में, सरोला ब्राह्मण। और इनके हाथ का सभी लोग खाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे अलग अलग वर्गों के लोग हैं, वो सब लोग इनके हाथ का खाएंगे। तो क्या समाज के भेदभाव को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए अजय पाल ने कौन सी प्रथा चलाई? सरोला ब्राह्मण प्रथा। अब आते हैं बाबू स्थापत्य कार्य पर। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या किया अजय पाल ने? देखो अजय पाल ने सबसे पहले काम क्या किया, उसने श्रीनगर का एक महल बनाया। क्या बनाया? श्रीनगर का महल, बहुत फेमस है श्रीनगर। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय अजय पाल को जाता है। और क्या किया इन्होंने? अजय पाल ने देवलगढ़ को उन्होंने राजधानी बनाया। अभी मैं आपको राजधानी परिवर्तन पर बताने वाला हूं। और वहां पर उन्होंने अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी देवी का मंदिर स्थापित किया। किसने? महाराजा अजय पाल। ठीक। और क्या स्थापित किए? कालिका मठ, श्रीनगर में बहुत फेमस मठ है कालिका मठ। कालिका मठ का जो है निर्माण किया, वो भी जो है वो किसने किया था? महाराजा अजय पाल। तो 3 प्रमुख स्थापत्य कार्य, देवलगढ़ का महल प्लस वहां पे माँ राजराजेश्वरी जो उनकी कुलदेवी है उसका महल बनाया, दूसरा श्रीनगर का महल बनाया, और तीसरा श्रीनगर में कालिका मठ का निर्माण कराया। ठीक है कि नहीं? ये 3 पॉइंट जो है उन्होंने स्थापत्य कार्य किए। अब है अंतिम पॉइंट राजा अजय पाल के अंतर्गत। अंतिम पॉइंट है राजधानी परिवर्तन। ठीक। देखो जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आ रही थी, कौन?
राजा अजयपाल जीतते जीते। तो उन्हें एक दिक्कत हो रही थी कि देखो ये है चांदपुरगढ़ और वो जीते जीते नीचे की तरफ आ रहे, तो उन्हें एक चीज लग रहा था कि यार कोने से मैं पूरे राज्य का कैसा संचालन करूंगा। एक बात आप समझ रहे कि नहीं, पूरे कोने से पूरे राज्य का कैसे संचालन होगा, एक तो इनको ये समस्या। दूसरी बात, अगर आप चांदपुरगढ़ चमोली देखोगे तो ये जो है तिब्बत के हिस्से से टच था, और तिब्बत वाले जो लोग बड़ी समस्या में थे, सॉरी बड़े समस्या पैदा कर रहे थे अजयपाल। जैसे अजयपाल नीचे पता चला तिब्बतियों ने यहाँ आक्रमण कर दिया, और उत्तरी आक्रमण की वजह से पता चला राजधानी छिन गई, बंदा नीचे की तरफ जीतते जा रहा है, ऊपर से राजधानी कब्जा हो गई। समझेगी नहीं, बोलो भाई। और राजधानी किसी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। तो इन दो तीन कारणों की वजह से उन्हें लगा है चांदपुरगढ़ से राजधानी हम कहीं बीच ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां से हम पूरे राज्य को कंट्रोल कर सके। इसी वजह से सबसे पहले चांदपुरगढ़ से राजधानी ट्रांसफर करने की बात कही अजयपाल ने, और उन्होंने 1512 में, कब की बात हो रही बाबू, 1512 में अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से, पौड़ी के नजदीक एक जगह पड़ता है देवलगढ़, क्या नाम है, देवलगढ़, यहां वो राजधानी लाई। कब लाई जल्दी बताओ, 1512 में। ठीक, फिर 2-4 साल बाद 1517 ईस्वी में वो राजधानी देवलगढ़ से ट्रांसफर करके ले गए श्रीनगर। पहले चांदपुरगढ़ से कहां लाई, अब देवलगढ़ से श्रीनगर। ठीक है कि नहीं, यानी पहले पंवार वंशी राजाओं का गढ़ था चांदपुरगढ़, फिर वहां से राजधानी देवलगढ़, फिर श्रीनगर आई कि नहीं, जल्दी बताओ भाई। यहाँ देवलगढ़ में अभी हमने कहा उन्होंने वहां पे एक छोटा सा अपने लिए महल बनाया, इसके अलावा अपनी राज देवी जो कुल देवी थी राज राजेश्वरी का मंदिर बनाया। उसके बाद वो श्रीनगर लेकर के आए, और जब वो श्रीनगर लाए तो उन्होंने अपना वो महल बनाया, बड़ी सी राजधानी उन्होंने बनाई। समझ रहे कि नहीं, देखो श्रीनगर को सबसे ज्यादा महत्व दिया वो थे महाराजा अजयपाल। ठीक, अब चलते चलते थोड़ा श्रीनगर के बारे में देखो। श्रीनगर को बसाने का श्रेय मैंने कहा था अजयपाल को जाता है, और भी कई राजाओं के नाम आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राजधानी के रूप में श्रीनगर को बसाया। श्रीनगर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है। और गढ़वाल की दिल्ली क्यों कहा जाता है, कारण है जिस तरीके से दिल्ली पर बहुत सारे लोगों का आक्रमण किया, उसी तरीके से श्रीनगर पर बहुत सारे आक्रमणकारियों ने, खासकर जो है चंदवंशी आक्रमणकारियों ने उसे बार बार आक्रमण कर, कई बार श्रीनगर को लूटा, जिस तरीके से मुगल और भी तुर्क आक्रमणकारियों ने दिल्ली को लूटा। इसीलिए श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है। तो हमने पूरे आज का जो टॉपिक था अजयपाल, उसको खत्म किया, इतिहास पढ़ा, उपनाम पढ़े, प्रशासन किया, पट्टियां नापतोल वगैरह पूरा, स्थापत्य कार्य, और लास्ट हमने राजधानी परिवर्तन की बात भी इस टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।